बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज हम फंड फ्लो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोष प्रभाव का अर्थ एवं परिभाषा। कोष प्रभाव विवरण किसी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय संचालन का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यावसायिक क्रियाओं की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की गई है तथा वित्तीय साधनों का किस प्रकार उपयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में, कोष प्रभाव विवरण में यह दर्शाया जाता है कि विगत अवधि में कितनी मात्रा में तथा किन किन साधनों से कोष की व्यवस्था व्यवसाय में की गई है तथा इस प्रकार प्राप्त कोषों का कौन कौन सी मदों में उपयोग किया गया है। प्रोफेसर आर एन एंथनी के अनुसार कोष प्रभाव विवरण इस बात का विवेचन करता है कि किन साधनों से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है और किन मदों पर व्यय किया गया है। अब हम यहाँ कोष का आशय समझेंगे। कोष का आशय यहाँ पर कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल फंड से लिया जाता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी का आशय कुल चालू संपत्तियों तथा कुल चालू दायित्वों के अंतर से है, इसलिए इन्हें शुद्ध चालू संपत्तियां भी कहते हैं। इन संपत्तियों का संस्था के कार्य संचालन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जैसे रोकड़ से फिर कच्चा माल से निर्मित माल से उधार विक्रय और पुनः वसूल होने पर रोकड़। इसलिए कोष का आशय केवल रोकड़ से ही नहीं बल्कि रोकड़ तथा निकट भविष्य में रोकड़ में परिवर्तनीय संपत्तियों तथा अन्य दावों से भी होता है। इसलिए स्कंद देनदार अल्पकालीन विनियोग रोकड़ तुल्य ही माने जाते हैं। यहाँ पर चालू संपत्तियां में स्टॉक, करंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड। इसी प्रकार चालू दायित्वों में ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोविंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम टैक्स, अनपेड डिविडेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। अब यहां हम लोग ये मालूम करेंगे कि कोष का प्रभाव कैसे होता है। कोष का प्रभाव का अर्थ है शुद्ध कार्यशील पूंजी घटने या बढ़ने से है। शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी तभी होगी जब किसी लेन देन से प्रभावित होने वाले दो खातों में एक खाता चालू खाता करंट अकाउंट अर्थात चालू संपत्ति या चालू दायित्व हो तथा दूसरा खाता गैर चालू अर्थात नॉन करंट अकाउंट स्थायी संपत्ति या स्थायी दायित्व व पूंजी हो। कोष प्रभाव तभी होता है जब किसी लेन देन से प्रभावित होने वाले दोनों खाते पृथक वर्ग के हो, अर्थात एक चालू लेखा संपत्ति या दायित्व का वर्ग का हो तथा दूसरा गैर चालू लेखा स्थायी संपत्ति या स्थायी दायित्व व पूंजी का वर्ग का होना चाहिए। यदि प्रभावित होने वाले दोनों खाते एक ही वर्ग चालू या गैर चालू के हों तो कोष प्रभाव नहीं होता है। अब हम कोषों के साधन व उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कोषों के साधन के मुख्य बिंदु या मुख्य मद निम्नलिखित हैं। पहली है
परिचालन से लाभ। संस्था के सामान्य परिचालन द्वारा अर्जित लाभ कोष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। लाभान्य खाते में प्रदर्शित बिक्री की राशि को कोष का साधन अंतर्वाह इनफ्लो होती है, क्योंकि रोकड़ देनदारों या विपत्रों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है। दूसरा है दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि। दीर्घकालीन ऋण कोष का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। इसमें दीर्घकालीन ऋण चाहे बैंक से लिए गए हो अथवा किसी मित्र या संबंधी से, सार्वजनिक जमाएं तथा रोकड़ में निर्गमित ऋण पत्र आते हैं। तीसरा है अंश पूंजी में वृद्धि। नगद धन के बदले अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि कोषों का साधन होती है, क्योंकि इससे चालू दायित्व में परिवर्तन हुए बिना चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है, जिससे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है। चौथा साधन है कोषों का स्थायी संपत्तियों का विक्रय। किसी स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, दीर्घकालीन विनियोग आदि को बेचने पर स्थायी संपत्ति में कमी आती है तथा चालू संपत्तियों, रोकड़ अथवा देनदार में वृद्धि होती है। इससे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है, जो कोषों का साधन है। इसके अलावा गैर व्यापारिक प्राप्तियां भी कोषों का साधन मानी जाती है, जैसे विनियोग से आय, प्राप्त लाभांश, दान, उपहार तथा मुकदमे में प्राप्त हर्जाना आदि गैर व्यापारिक प्राप्तियां भी होती है। अब हम कोषों के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यूजेस ऑफ फंड्स, इसमें प्रमुख मदे निम्नलिखित है। पहला है परिचालन से हानि। जिस प्रकार परिचालन से लाभ कोषों का साधन माना जाता है, ठीक उसके विपरीत परिचालन से हानि कोषों का उपयोग होती है, क्योंकि शुद्ध हानि से संपत्तियों में कमी अथवा दायित्व में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में शुद्ध हानि का आशय यह होता है कि कुछ कोष व्यवसाय से बाहर चले गए हैं। कोषों के उपयोग का दूसरा बिंदु है दीर्घकालीन दायित्वों में कमी। दीर्घकालीन ऋणों तथा ऋण पत्रों के भुगतान करने पर चालू संपत्तियां, रोकड़ कम हो जाती है, जबकि चालू दायित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार स्थायी दायित्वों में कमी से धन व्यवसाय से बाहर चला जाता है, जो कि कोष का उपयोग है। तीसरा बिंदु है पूंजी कोष में कमी। पूंजी कोष में कमी दो प्रकार से की जा सकती है। पहला है शोध्य अधिमान अंश। यदि कोई हो तो उनका शोधन करके तथा अंशों की पुनः खरीद करके अथवा द्वितीय रोकी गई अर्जनों में से लाभांश का भुगतान करके, इन दोनों दशाओं में पूंजी कोष में कमी से कोषों का उपयोग माना जाता है। स्थायी संपत्तियों का क्रय, जब भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीन आदि स्थायी संपत्तियों का क्रय किया जाता है, तो यह कोषों का उपयोग होता है। पांचवा बिंदु है कोषों के उपयोग का गैर व्यापारिक भुगतान। जिस प्रकार गैर व्यापारिक प्राप्तियां कोषों का साधन मानी जाती है, उसी प्रकार गैर व्यापारिक भुगतान कोषों का उपयोग है। इन भुगतानों में गबन के कारण हानि, दान, मुकदमा हारने पर देय हर्जाना आदि सम्मिलित है।